साहब थे, उन्हीं के नाम से इसका न्यूमेंस लॉ बताया गया था। इसके बाद सेकेंड लॉ क्या बताया गया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है, इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि उस कॉज को अपोज करते हैं जिसके कारण ये प्रोड्यूस होते हैं। नॉर्थ पोल को नजदीक लाने की वजह से प्रोड्यूस हुए थे, सामने नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया था। ये बातें आपको बताई जा चुकी हैं और इस लॉ को प्रूव भी करा दिया था। ठीक, एडी करंट भी हो गया था। अब बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की। हेडिंग डालिए सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ माने खुद, इंडक्शन माने कोई चेंज अपने आप में करें और खुद ही अपोज करें उसको, सेल्फ इंडक्शन। आवाज की हमारी जो इंटेंसिटी है वो ठीक है वहां? यस सर। और अच्छा आ गया, गुड इवनिंग। तो मैं गलत लिंक ऑन करके बैठा हुआ था। मैंने वो मतलब वैभव किसी सर और से लिंक पे, फिजिक्स पढ़ रहे थे क्या? नहीं सर, वैभव सर की लिंक पे मैं क्लिक करके वेट करता हूँ टू स्टार्ट दिस मीटिंग। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक। पावनी मैडम आई कि नहीं आई? वो भी तो नहीं वैभव सर की क्लास में ज्वाइन की, लिंक खोले बैठे होंगे। पावनी आई है? नहीं आई अभी, चलिए ठीक है। अच्छा देखो सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है कि सुबह उठे और ये कहा कि आज हम 10 चैप्टर पढ़ डालेंगे, 24 घंटे 10 चैप्टर, 1 घंटे में 2 चैप्टर, नहीं ज्यादा हो गई, 2 घंटे में 1 चैप्टर पढ़ डालेंगे। किताब खोली और सब बढ़िया चाय नाश्ता करके बैठ गए, मम्मी भी बिजी हो गई, खूब कस के बच्चे को खिला पिला दे खूब कस के, अब पहला चैप्टर पढ़ा और ऐसे पलटा, फिर पीछे देखा, अच्छा अभी ज्यादा है, अरे ठीक है आज छोड़ दे, कल 12 पढ़ डालेंगे। इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये तो होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप सुबह सोच के बैठते आज सब पढ़ डालेंगे और जैसे किताब खोली पहला पेज पलटेंगे फिर ऐसे पीछे पीछे देखेंगे 70 न्यूमेरिकल है, ऐसा करते हैं आज 70 नहीं, आज 1 लगा लेते हैं, कल 59 लगा लेंगे, 69 लगा लेंगे, कल कोई दिक्कत नहीं है। कल खोलेंगे 1 लगाए, बोले परसों तो पूरे लग जाएंगे। ये सेल्फ इंडक्शन होता है, जरा सावधान। देखा ये गया, एक कॉइल थी ऐसे, एक कॉइल थी ऐसे, और इसमें एक हमने रियोस्टेट लगा दिया, डायग्राम को बना लिया जाए, और इस प्रकार से रियोस्टेट लगाया गया। ऐसे देखो यहाँ एंड से अभी जोड़ा है, यहाँ ये बैटरी थी और ये की थी, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हमने बनाया, रुक जाइएगा डायग्राम, एक और गैलोमीटर भी लगा देंगे, रहने दीजिए। एक और कॉइल ली हमने, दोबारा कॉइल ली, मतलब एक ही कॉइल है, दो बगैर डायग्राम बना रहे हैं। ये रियोस्टेट है, ये ऐसे लगाया, बैटरी लगाई, ये की लगाई, ये। पहले ये बताओ, पहले वाले और दूसरे वाले में किसमें करंट ज्यादा है, किसमें करंट कम है? मतलब दोनों में करंट फ्लो हो रही है। ये रियोस्टेट लगा है, पहला वाला डायग्राम ये है, दूसरा रियोस्टेट ये लगा हुआ है, ये भी करंट की डायरेक्शन सेम है। करंट ज्यादा किसमें, इंक्रीजिंग किसमें है और डिक्रीजिंग किसमें? इसमें करंट ज्यादा है और इसमें करंट कम है। मालूम है ना, रियोस्टेट का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इतना रेजिस्टेंस आप सर्किट में ले रहे हैं और इसका मतलब इतना रेजिस्टेंस सर्किट में ले रहे हैं। yes, तो सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाए। ठीक है, इसके बारे में किसी और दिन रियोस्टेट के बारे में बात करेंगे, जरा देखिएगा। सर हाँ जी सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इससे पहले कुछ कराया आपने? हाँ, अभी तो हम गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। कुछ नहीं कराया। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन की हम बात कर रहे हैं। देखिए, किसी कॉइल में, जैसे ये कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट नहीं फ्लो रही है, जैसे ही मैंने की को ऑन किया वैसे ही करंट एकदम से बढ़ेगी, जैसे ही बढ़ेगी वैसे कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी जो बढ़ने वाली करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। समझ में आई बात? और जब करंट को, यहाँ करंट घट रही है बढ़ रही है, यहाँ पर आपने इतना रेजिस्टेंस सर्किट में लगा रखा है तो करंट घटा रहे हैं, और जब घटाएंगे तो ये इंड्यूस करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। समझ में आई बात?
यानी किसी कॉइल में करंट को बढ़ाएं या घटाएं तो उसी कॉइल में एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी जो उसमें किए गए चेंज को अपोज करती है। जरा समझिएगा ये होता क्यों है। आपको याद होगा आपने 11th क्लास में इनर्शिया पढ़ी है, यस तो सर। इनर्शिया और सरफेस टेंशन पढ़ा है। इनर्शिया में क्या होता है कि जो जैसा था वैसा रहना चाहता है। एक कॉइल थी उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, वो वैसे ही रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो। और आप नॉर्थ पोल को नजदीक ला करके उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया वो उसको अपोज करेगा। अब नॉर्थ को अपोज करने के लिए वो सामने नॉर्थ क्रिएट कर देता, ठीक है। तो उसी प्रकार से इस कॉइल में करंट नहीं फ्लो हो रही थी, आपने एकदम से करंट फ्लो कराई तो इंड्यूस करंट इस करंट को अपोज करने की वजह से अपोजिट फ्लो होती है। और जब करंट को कम करते हैं तो बढ़ाने की कोशिश करती है। कम करने का मतलब उसको लग रहा है कि करंट खत्म करने जा रहे हैं, तो यार ठीक है फ्लो रही तो फ्लो होने दो, खत्म ना करो भाई बहने दो। समझ में आई बात सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। यस सर। तो आप जरा इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। यानी किसी कॉइल में अगर हम किसी करंट को चेंज करें, बढ़ाएं तो घटाने की कोशिश करता है, घटाएं तो बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उस कॉइल में अपने आप एक करंट फ्लो होने लगती है उसी कॉइल में। इस फिनोमिना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो लिखिए फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, electromagnetic induction in which on changing the current in the current in the coil, on changing the current in the coil, an opposing EMF is set up, an opposing EMF is set up in the same coil, is called self induction, ठीक है। And this induced EMF is called back EMF, तो लॉजिक समझ में आया। अब क्वेश्चन ये उठता है ये इसने क्यों ऐसा क्रिएट किया होगा। देखो ध्यान से सावधान, ये दो कॉइल को आप देखिएगा, इस कॉइल में जब करंट ऐसे फ्लो हुई, ऐसे करंट ऐसे फ्लो हुई, कौन सा वाइज करंट हो रही है, ऐसे क्लॉकवाइज। यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट हुआ, तो यानी कि एक और बगल में एक कॉइल और है, जब ये साउथ पोल क्रिएट हुआ तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस निकली होंगी। यस सर। अब ऐसे निकली हुई ऐसे निकली उससे कोई मतलब नहीं है, ये मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से पास हुई होंगी। यस सर। और फिजिक्स क्या कहती है कि भैया जब इसमें मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी तो ये उसको अपोज करने की कोशिश करेगा नहीं करेगा, ये अपोज करेगा। तो ये क्या करेगा, ये बैक करंट को फ्लो कराएगा, लेकिन बैटरी तो करंट पुश करके फ्लो करा रही है ना, तो करंट इसमें भी फ्लो हो रही है, तो इसका मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो आगे वाली से क्रॉस करता है। तो हर एक कॉइल के हर एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड अपने नेबरिंग टर्न से गुजरता है और नेबरिंग टर्न उसको अपोज करता है, उस अपोज करने की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है। समझ में आई बात। अब जरा क्वेश्चन समझिएगा, अब आप कहेंगे साथ करंट की डायरेक्शन तो सेम यहाँ भी है, लेकिन क्या हो रहा है जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर करंट फ्लो होने लगी, थोड़ी देर के लिए इंड्यूस करंट फ्लो हो गई। जब कॉइल को मालूम हो गया कि भैया अब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे अंदर से गुजरना ही है, अब कोई मतलब नहीं, बेकार में विरोध करने से क्या मतलब है, बोले अच्छा ठीक आने दो भाई आने दो कोई बात नहीं है, तो थोड़ी देर बाद इंड्यूस करंट खत्म हो जाती है, ठीक है। अब मैंने करंट को कम कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी कि नहीं होगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, करंट की वजह से ही वो बन रहा था ना। तो अब क्या हो रहा था, जिस कॉइल से 50 लाइंस पास हो रही थी मैग्नेटिक की, अब 40 लाइंस पास होंगी। कॉइल को क्या लग रहा है कि 50 से 40 हो गया,
घट रहा है, अब उसको अपोज करेगा तो उसको बढ़ाने की वजह से इंड्यूस करंट फ्लो होना शुरू होती है। ठीक है, इसी को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इस डायग्राम को बना लीजिएगा दोनों को। और ये उसको बढ़ाने के लिए मतलब क्या, किसको भाई बढ़ाने के लिए? देखिए नेचर में कोई चीज अपने में किए गए किसी चीज को अपोज करती है, पहली बात। ठीक है, लेकिन जब उस अपोज किया उसने और फिर भी उसको झेलना पड़ रहा है, वो अपोज करने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो अपने आप को उसमें ढाल लेती, चलो ठीक है कोई बात नहीं, होने दो। देखिए जैसे ही हमने इस कॉइल में करंट फ्लो कराई, पहले शुरुआत में करंट नहीं थी, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, जैसे ही करंट फ्लो कराई इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस गुजरना शुरू हो गई। तो ये जो कॉइल है उन मैग्नेटिक लाइंस के गुजरने को अपोज करेगा, तो क्या करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा थोड़ी देर के लिए। अब आप तो बैटरी लगाए पड़े हुए हो, करंट तो फ्लो होगी, आप बात मानेंगे नहीं, तो यानी कि एक थोड़ी देर बाद इंड्यूस करंट खत्म हो जाएगी और एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड इसमें सेटअप हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी अच्छा, थोड़ी देर तक ये अपोज करेगी, बाद में कहेगी कोई बात नहीं एडजस्ट होने दो, मैग्नेटिक फील्ड वो एडजस्ट कर लेगी। अब जब आप करंट को कम करोगे तब क्या होगा, तो जो मैग्नेटिक लाइंस इससे गुजर रही होंगी उसकी संख्या कम होगी। तो अब क्या हो रहा है, जहां 50 लाइंस गुजर रही थी वो कम हो गई, 40 हो गई। नेचर क्या करता है, अपने में किए गए चेंज को वो विरोध करता है। पहले 0 से 50 होने का विरोध किया, मतलब 50 हो गई तो वो विरोध खत्म हो गया। अब 50 से 40 होने का विरोध करता है तो करंट को बढ़ाने की कोशिश करता है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? मतलब करंट की अच्छा। डायरेक्शन सेम है लेकिन करंट डिक्रीज आप कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो नोट करिए इस दोनों पर डायग्राम इसमें को बनाने। करंट पहले वाले में जब लेफ्ट इंड्यूस करें तो करंट इंक्रीज कराएगा इसलिए। करंट पहले थी नहीं, करंट थी नहीं, फिर एकदम से आप यह क्योंकि आपने इंक्रीज कर दिया, करंट इंक्रीज किया तो ये रिड्यूस करने की कोशिश करती है, रिड्यूस किया तो इंक्रीज करने की कोशिश करती है। जो आप चेंज करेंगे उसका अपोजिट करेगा। नहीं समझे? तो समझ गया मैं। अब लिखिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं या इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस है। जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं मान लूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल में n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वो n है, ठीक है, और phi इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, phi b इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स लिंक कितना होगा, टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना है, n phi b। ये फ्लक्स लिंकेज जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जो फ्लक्स इसमें से गुजर रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल n phi b, ये किसकी वजह से हो रहा है, सर करंट। तो यानी इसका मतलब जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, यानी कि दिस इज प्रोपोर्शनेट टू करंट। समझ में आई बात? और जब हम यहाँ पर n phi b इज इक्वल टू करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है l इज इक्वल टू n phi b अपॉन i। यही जो आपका l है ना, l इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब जरा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इसको नोट करिए, समझ करिएगा, थोड़ा सा रटने की कोशिश मत करना। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो आपने इसके पहले बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें आप डिनोमिनेटर को हमेशा 1 मान लेते हैं, हर चीज को याद है। तो यस अगर सर। मैं यहाँ पर मान लूं कि लेट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, L इज इक्वल टू n phi b हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो आप कहेंगे कि किसी भी कॉइल में 1 एम्पियर की करंट पास होने पर जितना फ्लक्स लिंकेज होता है कॉइल में
वही कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। यानी एक्चुअली डेफिनेशन क्या बनेगी कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज द फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल व्हेन द यूनिट करंट फ्लोज इन इट। हैव यू गॉट इट? नोट डाउन इट और फिर डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन यहाँ लिखिए, हेंस So what have you written? Let I is equal to 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर मान लें या 1 यूनिट मान लें, यूनिटी कर दो या 1 एम्पियर मान लो, तो भी आप मान लो, 1 लिख दीजिए आप केवल, क्योंकि ये एम्पियर भी हो सकता है, ये मिली एम्पियर भी हो सकता है, लेकिन आप फिलहाल एम्पियर हमने माना है। लिखिए डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हैं। लिखिए हेंस द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, हेंस द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन of a coil is equal to the number of flux linkages। देखिए जो लोग इस चैप्टर को पढ़ के बैठे होंगे उनको समझ में तो आएगा, और जो लोग रॉ हैंडेड बैठे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस विद द कॉइल, नंबर ऑफ द फ्लक्स लिंकेजेस, N5B को हमने बताया था फ्लक्स लिंकेज होता है, फ्लक्स लिंकेजेस विद द कॉइल when unit current flows through the coil, when unit current flows through the coil, when unit current flows through the coil। when unit current flows through the coil। समझ में आ गई बात? अब देखो जरा, हमने ये हो गया है ना, जब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स लिंकेज होगा, तो ईएमएफ भी तो इंड्यूस होगा, नहीं होगा? तो एक और इसकी डेफिनेशन हो गई कि ईएमएफ कितना, ये इधर नोट कर लिया? Noted, sir. सभी ने नोट कर लिया? तो अगर मैं मानूं कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, लेट इन ई बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका हमने दूसरा नाम क्या बताया था? बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ मतलब बैक क्यों कहा गया? ये रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करता है। जब करंट को हम बढ़ाते हैं तो घटाने की कोशिश करता है, घटाते हैं तो बढ़ाने की कोशिश करता है, इसलिए बैक ईएमएफ कहा गया। देन ई की वैल्यू क्या होती है? माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। इसका नियम मालूम होगा, किसका नियम है ये? फैराडेज लॉ या न्यूटन का, जो भी आपका है। तो माइनस डेल्टा, ये एन फाइव बी हो जाएगा अपॉन डेल्टा टी। एन फाइव बी की वैल्यू क्या होती है? एल आई, ये आएगा माइनस डेल्टा एल आई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ लिख देंगे वेयर एन फाइव बी इज इक्वल टू एल आई। E is equal to माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो ये सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गई। Yes, sir. अब इसकी डेफिनेशन बनाइए। अगर इसको 1 मान लें, लेट इफ डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी 1 है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई के इक्वल न्यूमेरिकली। इसमें माइनस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि माइनस केवल क्या दिखाता है कि इसके उसको opposite अपोज है। करता है, अपोज करता है, वही निगेटिव हम लगाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं आप। अगर अपनी Yes, भाषा sir. में लिखना चाहें तो आप कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज यूनिटी। एम आई राइट? Yes, sir. लिखिए फिर हम डेफिनेशन लिख पाते हैं। Noted, sir. आज जितना भी ये हो जाएगा, जितना भी हो जाएगा, अगर 10-5% बचेगा तो बचेगा, वैसे हो जाएगा चैप्टर।
नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल की होगी, चैप्टर नंबर 5। आप लोगों ने लगा लिया होगा ना? लग जाएगा सर। चैप्टर नंबर 5 लगा लिया? लगा लग लूंगा जाएगा, कल। क्या होता है, कल लगा लग लूंगा जाना। मतलब। सर आज रात में वही करेंगे बैठ के सर। हाँ जी, वो मतलब लग जाना चाहिए, हम इसलिए समय आपको दे देते हैं पर्याप्त, लेकिन आप लास्ट मोमेंट में आप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हो जाता। लेकिन हमारे एक गुरुजी हैं जिन्होंने हमें टीचर बनाया, उनका लड़का 23-24 साल का था, वो इंटरव्यू देने जा रहा था दिल्ली, पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुका था आर्किटेक्ट, बहुत अच्छी जॉब के लिए, और वो कानपुर से स्टेशन के लिए गया और बोला तो की गाड़ी सुबह 4 बजे खड़े टीसीएम में टकरा दी, आगे बैठा था, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो क्योंकि हमारा वो स्टूडेंट भी रहा था, हमने कुछ दिन उसको पढ़ाया भी था, तो प्लस हमारे बहुत अजीज थे, तो मतलब मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं था पढ़ाने के लिए, मैं घाटपुर से रात में आया था इसलिए क्लास नहीं ले पाया। देखिए हैंस द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। न्यूमेरिकली क्यों कहा कि हमें माइनस से कोई मतलब नहीं, ठीक है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द induced EMF in the coil, equal to the EMF induced in the coil, is equal to the EMF induced in the coil when the rate of change of current, when the rate of change of current in the coil is unity. When the rate of change of current in the coil is unity, is unity. Is unity, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट की हम बात करते हैं, जरा इसी से बनाने की कोशिश करते हैं। यूनिट, इस डायग्राम बना लिया होगा ना? सर वो नीचे वाला रहने दीजिए। अभी ठीक है? यस सर। कल तुमने 11, अच्छा कुछ नहीं। सर आपने इधर नीचे लिखा है L इज इक्वल टू माइनस ई, नहीं होना चाहिए? L इज नहीं, माइनस क्या होता है, माइनस केवल इंडिकेट करता डायरेक्शन को, तो हमको तो उसकी वैल्यू चाहिए ना, इसलिए न्यूमेरिकली हमने बोल दिया, न्यूमेरिकली इक्वल टू, ठीक है। न्यूमेरिकली मतलब हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं उसकी, हमें माइनस केवल डायरेक्शन बताता है। आपको याद होगा मैंने फेराडे के लॉ में माइनस अपने आप लगा दिया था कि वो अपोज करता है उस कारण का जिसके कारण प्रोड्यूस होता है। मान लिया हमने आपको पढ़ाया, अब सिंपल सी बात है, आप लोग बड़े होंगे, हमसे ज्यादा स्मार्ट होंगे, आप कहीं भीड़ में मिल गए, किसी ने कहा एपी सर आपको पढ़ाया, बोले इन्होंने पढ़ाया ये पढ़ाएंगे हमको, देख रहे हो, इनको देख रहे हो, हमको देख रहे हो ये, अरे तो ऐसे ही एक दिन आप पढ़ाने आ गए थे, आधी बात बताई थी, तो वो नेचर है, वो उसको अपोज करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस होता है। हाँ, तो 4-5% मैं नहीं जानता कि कोई ऐसा होगा। मुझे एक घटना याद है कि हमारा एक स्टूडेंट ही रहा होगा, हमने पढ़ाया होगा कभी उसको, और वो फॉरेन में था, वो कहीं किसी पार्टी में मिल गया, तो पहले अपनी वाइफ से कहा कि इनके पैर छुआओ, बड़े स्मार्ट उसकी वाइफ, वो भी बड़ा स्मार्ट था, हम भी नए आदमी, तो वो पहले सोचे कौन अपने पैर छुए, तब उन्होंने कहा ये हमारे सर है। तो 10% होता है, अदरवाइज वो अपोज करता है, इसलिए निगेटिव लगाते हैं, ठीक है, कि हमेशा होता है। तो लिखिएगा, लिख लिया होगा। इसकी यूनिट बताओ क्या होगी, यूनिट देख के बताओ। एक तो इसकी यूनिट होती है हेनरी, क्या होती है, हेनरी, हे नारी नहीं है, हेनरी है, हेनरी साहब ने बताया था। दूसरी इसकी यूनिट क्या होगी, 1 हेनरी इज इक्वल टू 1, इसकी यूनिट बताओ, यहां से क्या निकल रही है, वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड, होगी नहीं होगी? यस सर। तो अगर मैं कहूं सेल्फ इंडक्शन की डायमेंशन निकालो, तो हेनरी से तो हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इससे हम निकाल सकते हैं, हम कहेंगे नहीं चिंता मत करिए, लेकिन जो भी डायमेंशन आएंगी, जितने फार्मूले आप पढ़ेंगे सब डायमेंशन आप निकालेंगे। समझ में आ गई बात? यस सर। बहुत जल्दी समझ में आ रही बात तुम्हें? जब बहुत जल्दी कोई बात समझ में आती है तो फिर उसमें दिक्कत होती है। चलिए अच्छी बात है, जो राजा बेटा हो तो इन्हें समझ में आ जाता है। अब लिखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनाइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनाइड, ये नोट कर लिया ना, इस डायमेंशन निकालेंगे आप, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनाइड।
देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, अभी मैं बता रहा था, एक सोलेनाइड है, उसमें करंट फ्लो किया, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। किसी सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? किसी सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? मेयर साहब बताइए, ऐसे नाम लिखा हुआ है। किसी सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला और लोग बता सकते हैं। म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है। तो अगर, अब जरा समझिएगा, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर हम बहुत सारे टर्न ले लेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड हर एक टर्न से गुजरेगा। यस जैसे करंट फ्लो कराओगे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और धड़ाधड़ 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 हर टर्न से गुजरता हुआ जाएगा। और वो टर्न देखेगा, अरे दादा चला रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करेगा? उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। खुद की कॉइल के फ्लो होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, इसीलिए कंसेप्ट क्या लगेगा? मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्शन लग रहा। समझ में आ रही, बात नहीं आ रही है? उसी कंसेप्ट को हमको बताना है। तो लिखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड, जरा समझिएगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। हम पूरे सोलेनोइड बारे में बात कर रहे हैं। हमने मान लिया कि लेट टोटल नंबर ऑफ टर्न जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड, सोलेनोइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न जो है वो हमने मान लिया है कैपिटल एन। टोटल लेंथ ऑफ सोलेनोइड, टोटल लेंथ जो है वो हमने मान लिया है स्मॉल एल। कैपिटल नहीं मान सकते क्योंकि कैपिटल एल सेल्फ इंडक्शन को बताता है। और आई बी द करंट इन द सोलेनोइड, आई बी द करंट इन द सोलेनोइड। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ध्यान रखिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड B is equal to म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि इसको हम कैपिटल एल अपॉन एल इंटू आई लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? यानी इतना मैग्नेटिक फील्ड उस सोलेनोइड के अंदर क्रिएट हो रहा है। समझ में आई बात? अब बताइए, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है और मैग्नेटिक फील्ड बी क्रिएट हो रहा है तो फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? बी इंटू ए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द ईच टर्न अगर निकालें, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द ईच टर्न, थ्रू द ईच टर्न, ईच टर्न, इसको फाई बी लिख दे तो हम जानते हैं बी इंटू ए होता है। बी बोले तो म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई इंटू ए। एक एक पॉइंट पकड़ते जाओ, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वही निकालना है, सेल्फ इंडक्शन। L इज इक्वल टू हम बता चुके हैं एन फाइव बी अपॉन आई, याद आया? बस फाइव बी का मान रख दो, आंसर आ गया। तो n अपॉन आई अलग कर दो और फाइव बी की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट कैपिटल एन आई ए अपॉन एल। आई आई कैंसिल हो गया तो आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। This is the coefficient of self-induction of a solenoid. Have you got it? Can I take this down? जी क्या हो गया? Sir, I'm asking whether am I allowed to take this down? क्या बता रहे? तो कॉपी करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। हाँ हाँ, तो करना ही करना है। अर्णव साहब तो पहले ही कर लेते। अर्णव को जब हम पढ़ाते तो हम ऐसे में खड़े होते थे जिससे लिख ना पाए। जब हम कंप्लीट कर तभी लें तब लिखते थे। हटेंगे और तब भी जैसे हम हटते थे अर्णव के ओके सर कंप्लीटेड, सी नो डाउट।
समझ में आ गया होगा टॉपिक, एक बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। और ये फार्मूले बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने हैं, ये समझिए खतरनाक पेपर की स्थिति रहेगी। मतलब खतरनाक पेपर नहीं रहेगा, लेकिन होता है ना कि जैसे मान लिया हमने आपको व्हाट इज सोलेनाइड, तो आप उसमें लिखने कुछ भी कर सकते हो। सोलेनाइड एक स्प्रिंग होती है, और जब न्यूटन ने पेन खरीदा था तो पेन के अंदर एक स्प्रिंग पड़ी थी, न्यूटन ने ग्रेविटेशन नियम बताया था, न्यूटन के पिताजी का नाम आइंस्टीन था। कुछ भी लिखो, 2-4 पेज भर सकते हो। न्यूटन बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े बड़े बाल थे उनके, उसमें बहुत तेल लगाते थे। लेकिन जब आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा तो आपको मजबूरी यही फार्मूला सही होगा तो होगा, नहीं गलत होगा। इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में खतरनाक ये होता है कि आपको राइट ही लिखना है, उसमें अगर बकर नहीं लिख सकते, इसलिए वो सावधानी से पढ़िएगा। सर एक बार हो गया? Sir, सर it's मुझे like doubt 1-0 computers. क्या हो गया? Sir, I'm saying that this is similar to computers. Just like computers recognize only 1 and 0, same goes for MCQs. जी, अभी कोई और बोल रहा था, क्या हो गया? सर मैं पूछ रहा था जी जी बताएं। सर आए किधर गया सेकंड लास्ट स्टेप के बाद? आई गई, अच्छा ना आए आई को ले गई, वो आई, वो उधर से आई, बोले आई नाउ, चली गई। ये नोट कर लिया, जस्ट नोटेड डाउन। सर बस एक सेकेंड। आज पावनी मैडम नहीं आई क्या? अच्छा अच्छा, एक फॉर्मूला इसको यहाँ लिखे जा रहे हैं। एस, अभी हमने बताया था कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू स्मॉल एन। तो आप चाहो तो कैपिटल एन को एनएल लिख सकते हो, तो कैपिटल एन को एनएल लिख दो, तो कैपिटल एल का एक फार्मूला और बन जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल अप ए, क्योंकि एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो एक फार्मूला ये बनेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। सर मैं कैपिटल एंड स्मॉल एन का डिफरेंस पूछ रहा हूँ। कैपिटल एल जो है ना वो सेल्फ इंडक्शन को रिप्रेजेंट सर कर रहा एन है। एन 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 स्मॉल एन कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है सोलेनाइड में, यस और सर स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब सेल्फ इंडक्शन का एक फिनोमिना है, कुछ एक एग्जांपल है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, नोट करिए फिर हम बात करें। वो थ्योरी आपने आप लिखी, मैं कल समझा रहा हूं। एक टर्न और इसको देना पड़ेगा, पूरा आज हो नहीं पाएगा, बहुत शॉर्ट में भागेंगे तो समझ में नहीं आएगा। नोट कर लिया? यस सर देखो इसका कंसेप्ट पकड़िएगा, फॉर्मूला तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन न्यूमेरिकल में कंसेप्ट नहीं होगा तो न्यूमेरिकल दिक्कत करता है। जरा समझिएगा, सेल्फ इंडक्शन के कुछ एप्लीकेशंस हैं या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपको याद होगा? बोले नहीं याद है। बोले अभी तो हमने बताया नहीं क्या याद होगा। बोले जो कल पढ़ाया था नहीं याद, तो पुरानी बातें आप जड़ोगे। व्हीट स्टोन ब्रिज याद होगा? यस सर सुना सुना सर व्हीट सर याद है तो सुना सुना से ही वो एक भी बात भी सामने से गुजरे, बोले इनको कहीं देखा है? बोले कहाँ देखा? अरे बोले देखा है। बोले अच्छा स्वीपर तो मेरे यहाँ है नहीं। बोले थोड़ा सुंदर मुंदर है। अच्छा ये मास्टर था। तो ऐसे बाद में याद आएगा दिक्कत होगी। आपको याद होगा व्हीटस्टोन ब्रिज में बना नहीं रहा हूँ, एक गैल्वेनोमीटर ब्रांच थी और एक सेल ब्रांच थी, याद आया? यस सर रफली मैं बता देता हूँ। हमने बताया था कि 4 रेजिस्टेंसेस को अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम की 4 साइड्स के रूप में जोड़ दें इस प्रकार से, और इसके एक डायगोनल के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दें और एक की लगा दें, और एक डायगोनल के बीच में एक सेल लगा दें और एक की लगा दें, और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्रैक्शन ना हो, तो इसको हम बैलेंस्ड कहते थे। इसमें किन्हीं 2 एडजेसेंट साइड्स के रेजिस्टेंस का रेशियो अन्य 2 रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता था, याद आया? यस सर कुछ लोग सोच रहे हैं क्या बता रहे, व्हीट स्टोन व्हीट माने गेहूं होता है, स्टोन माने पत्थर होता है। ये व्हीट स्टोन साहब एक साइंटिस्ट थे, वो ऐसे ही नाम रखते थे, वो लोग एपी थोड़े रखते थे। हमने कहा था ये गैल्वेनोमीटर ब्रांच की और सेल ब्रांच की में पहले किसको ऑन करेंगे? प्रज्ञा आप बताइए, नाम सामने आ गया इसलिए मैंने बताया। गैल्वेनोमीटर ब्रांच और सेल ब्रांच की में पहले किसको ऑन करेंगे और क्यों? हमने बताया भी था।
तो इस टॉपिक को पढ़ा रहे थे तो मैंने इस पॉइंट को बताया था। नहीं मालूम? कोई बताएगा? वीर योधा नहीं कोई धरती पे है, प्रण जनक तूने ठाना गजब कर दिया। नहीं, वो एक गाना है। जब जनक जी ने अपनी सीता जी का जो स्वयंवर रचाया, तो कोई नहीं तोड़ पा रहा था, किसने कहा वीर योधा नहीं कोई धरती पे है, प्रण जनक तूने ठाना गजब कर दिया। तो अब बताइए अर्नव साहब, K1 K2 पहले किसको ऑन करेंगे हम? K2 K1 को क्यों नहीं ऑन करेंगे? तुक्का मारा मैंने। नहीं, तुक्का ना मारिए, देखिए फिजिक्स में नहीं तुक्का सर, नहीं। हमने लैब गए थे अभी, तो हमने जो भी नहीं, गलत एक्सपेरिमेंट्स बात है। कंडक्ट किए थे तो उसपे हमने K2 को पहले किया था। नहीं, वो ऐसा है ना कि वो इतना माइन्यूट डिफ्लेक्शन होता है, वो आप रीड नहीं कर पाते। अगर यही K1 K2 का इस्तेमाल आप अभी आपको मालूम होगा कि जब पिछले कुछ वर्षों पहले कल्पना चावला का नाम सुना होगा आपने। यस सर। जब वो ऊपर किसमें गई थी, क्या जाता है वो, सैटेलाइट जाता है, नहीं क्या कहता है, स्पेस शटल जाता है। स्पेस शटल को पूरा का पूरा एक ऐसी चीज से लैमिनेट कर दिया जाता है कि उसमें फ्रिक्शन की वजह से आग न लगे, ठीक है। जब उसका शटल जा रहा था तो हल्का सा कहीं स्क्रैच लग गया था, जाते वक्त हल्का सा स्क्रैच लगा था, उसने इग्नोर कर दिया, लोगों ने जाने दिया, और वापस जब आया तो इसी छोटे से स्क्रैच की वजह से इतनी आग लगे कि पूरा शटल बेकार हो गया। तो ये तुक्का मत मारिए, जरा कोई बताएगा? कोई बताने वाला है? बहादुर या करंट सर, स्टेबल करंट लाने के लिए K2 आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, हाँ बताइए। स्टेबल करंट लाने के लिए, इससे हार्म ना करे करंट। नहीं, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, सुनो ध्यान से। हमने कहा गैल्वेनोमीटर ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो होगी, कब? जब इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल है, यही कहा ना हमने। यस सर। लेकिन जैसे ही आप K2 को ऑन करोगे, और K1 पहले से ऑन है मान लिया, K2 को जैसे ऑन करोगे करंट एकदम से फ्लो होगी। तो एकदम से फ्लो होगी तो इनर्शिया के हिसाब से ये एक ऐसी करंट इसमें फ्लो होगी जिसका नाम है इंड्यूस करंट। वो इंड्यूस करंट किसी रेशियो को नहीं मानता, वो जो जिधर जाएगा उधर घुस जाएगा जाकर के। तो वो इस रास्ते में इंड्यूस करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? यस सर। ये विद इन माइक्रो सेकंड, विद इन सेकंड फ्लो होगी जाकर के, बहुत देर तक नहीं फ्लो होती है। तो हम क्या करते हैं, K1 को पहले ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अगर K2 को ऑन करेंगे तो इंड्यूस करंट फ्लो होनी है। मतलब हम जो भी काम करेंगे आपके साथ उसमें विरोध होगा। अभी हम पढ़ा रहे, लोग आधे लोग सो भी रहे होंगे, नहीं सो रहे होंगे तो धीरे धीरे टाइम कितना हो रहा है, अच्छा अभी टाइम है, थोड़ी देर और बैठ लेते हैं, कुछ कर रहे हैं। अभी हम बिल्कुल मजाक करना शुरू करते हैं, हाँ वो ये बीरबल के चुटकुले सुनाना शुरू कर देंगे। अभी हंसना शुरू करेंगे, बाद में कहेंगे बहुत बेकार टीचर है, तो मजाक ही किया करता आदमी। तो दोनों अपोज करेंगे। जैसे ही आप K2 को ऑन करेंगे, एक इंड्यूस करंट होगी जो किसी नियम को फॉलो नहीं करती है, जहां रास्ता देखिए वही घुस जाएगी जाकर के। तो अगर K1 को ऑन पाएगी, ऑन देखेगी तो इधर से आ जाएगी और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैं K1 को ऑन नहीं करूंगा, पहले K2 को ऑन करूंगा। आप कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्विच ऑन K2, why? Because as we switch on K2 and induced current will flow, that will go through the galvanometer branch and it will produce the deflection in galvanometer. That's why we switch off K1 so that the induced current should not go in this branch. समझ में आएगी बात? तो ये तो पहला यूज हो गया सेल्फ इंडक्शन का गैल्वेनोमीटर में, कि इसमें कौन सी की को पहले ऑन करते हैं। समझ में सबको आ गई होगी बात? यस सर। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल करते हैं हम रेजिस्टेंस बॉक्स में। देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स में कैसे यूज करते हैं, मैं डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा। पेज नंबर 6.22 SL अरोड़ा में बढ़िया सा डायग्राम बना हुआ है, वो अपने आप बना लीजिएगा। मैं इसे नकल मार के बनाने की कोशिश करूं भी तो नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैं नकल नहीं मार रहा हूँ। सुने ध्यान से। रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, इस प्रकार से उसका ऊपर का पोर्शन आपने देखा होगा, ऊपर ऐसे बना होता है बॉक्स के ऊपर। यस सर। यहाँ पर दो खूंटियां लगी होंगी जहां से करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है। बीच में गड्ढे होते हैं बहुत सारे, इसमें ऐसे ऐसे स्विचेस इसमें लगे होते हैं। तो इसमें लिखा होता है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, ऐसे लिखा होता है। जब इसको आप स्विच को लगा देते हैं, ये गड्ढा बंद हो जाता है तो करंट ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाती है। और स्विच को जब हटा देते हैं तो ये रास्ता बंद हो जाता है और अंदर से यहाँ
इस प्रकार से कॉइल लगी होती है, करंट इस रास्ते से होकर जाती है, ज्यादा लंबा रास्ता होने की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। लॉजिक समझ में आई? यस सर। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो ये कॉइल लगाई जाती है ये डबली बाउंड होती है। डबली बाउंड मतलब डबल बाउंड की जाती है। कैसे, जरा समझिएगा। यहां से देखो ये होल है, इसमें से स्विच आपने हटा दिया है। अब करंट को किधर से किधर जाना है, एक ये तार है और एक ये तार है, ठीक है। ये इधर से जाना है करंट को और ऐसे पहुंच जाना है। लेकिन जैसे ही करंट इस रास्ते से जाएगी एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी जो इसको अपोज करेगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इस कॉइल को लगाएंगे। मान लिया हमने इस कॉइल को बना नहीं पाऊंगा मैं, मान लिया हमने कॉइल को ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे कुछ करेंगे और यहां से जो क्या बताएं, अरे छोड़ो, अच्छा हम ऐसे बता देंगे, समझ में आया समझ में, ना समझ में आया किताब में देख लेना। इसमें हम इस प्रकार से कॉइल को बनाते हैं ऐसे, बहुत सुंदर करंट बना ऐसे है। देखो, करंट ऐसे जाती है, देखिए इधर से इधर गई, इधर से इधर आई, लौट के ऐसे आ रही है। ये दोनों करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट। अपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे के सेल्फ इंडक्शन के इफेक्ट को कैंसिल कैंसिल कर देती है। तो ऐसे हम कर देते हैं कि करंट कॉइल डबली ऐसे डबल कॉइल जाए और दोनों में करंट डायरेक्शन अपोजिट हो, तो दोनों एक दूसरे के सेल्फ इंडक्शन के इफेक्ट को खत्म कर देती है। इसलिए हमेशा जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उसकी कॉइल को डबली बाउंड करते हैं, डबल लेयर में लपेट के बनाया जाता है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो ये है सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट, सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब लिखिए म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल वर्ड इंग्लिश में आप जानते हैं म्यूचुअली, है ना, म्यूचुअल हेल्प होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। तो Mutual दो लोगों fund. के, जी Sir, I'm saying that mutual funds are also there. टाइप करके भेज रहे हो क्या? सर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल अरे फंड छोड़ो, तो पैसे की बात क्या करते हो? हाँ, म्यूचुअल फंड में भी यही होता है, एक दूसरे के फंड में लगाते हैं, ठीक है, वही चीज है। देखिए म्यूचुअल में क्या होता है जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर एक कॉइल ली गई, ये कॉइल ली गई और इसमें एक बैटरी लगाई गई और एक की लगाई गई और इसके बगल में एक कॉइल और रख दी गई और इसमें गैल्वेमीटर लगाया गया और कोई बैटरी नहीं लगाई, ठीक है। इसमें रियोस्टेट लगा सकते हो, जो भी लगाना हो, रियोस्टेट हमने लगाया नहीं जानबूझ करके। जैसे ही इसकी को हम ऑन करते हैं, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होती है, तो एक्चुअली में इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और वो मैग्नेटिक लाइन दूसरी कॉइल से पास होता है। समझ में आई बात? और दूसरी कॉइल के अंदर, अब देखिए अभी तो ये स्विच ऑफ था, दूसरी कॉइल को मतलब ही नहीं था क्या होने वाला है, और जैसे ही इसमें हमने करंट फ्लो कराई वैसे ही इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ और वो मैग्नेटिक फील्ड एकदम से दूसरी कॉइल से पास हुआ। दूसरी कॉइल क्या करेगी, अरे दैया दैया क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, रोको रोको रोको। उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो कराने लगती है। इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आई बात? इसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया, हमने दोबारा ये किया, ये कॉइल थी, ये बैटरी थी, ये की थी, ये दूसरी कॉइल थी, इसमें गैल्वेमीटर थी कि था, जो भी आप समझे, गैल्वेमीटर थी कि गैल्वेमीटर था? था सा लग रहा है। अरे लड़के लिखते गैल्वेमीटर था और लड़कियां लिखते गैल्वेमीटर थी। अब क्या बताएं, था थी, खैर छोड़िए ध्यान से। देखो ध्यान से, जैसे ही करंट को हमने बढ़ाया था वैसे ही देखो अपोजिट करंट फ्लो होने लगी, यानी ये इसको अपोज करता है। अपोज कैसे करेगा, अपोजिट करंट फ्लो करा करके। अब इसमें देखिए हमने करंट को ऑफ कर दिया, K1 को ऑफ कर दिया। K1 को ऑफ करेंगे तो एक्चुअली यहाँ क्या एक्शन होगा, जो फ्लक्स पास हो रहा था वो वापस लौटेगा, वापस लौटते वक्त भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो ये इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये फट से उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा।
ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। यानी कि दो कॉइल अगर पास रखी जाए, एक कॉइल में कोई चेंज किया जाए तो दूसरी कॉइल में अपने आप एक चेंज क्रिएट हो, ये जो फिनोमिनन है इसी को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। समझ में आ गई होगी कंसेप्ट। अब लिखो उसकी इंग्लिश। देखिए, इफ वी प्लेस टू कॉइल्स नियर ईच अदर, अगर दो कॉइल को एक दूसरे के नजदीक रखा जाए, इफ वी प्लेस टू कॉइल्स नियर ईच अदर and pass electric current in one of them, pass electric current in one of them। देखो, पास इलेक्ट्रिक करंट या चेंज इलेक्ट्रिक करंट, दोनों बातें सेम है। अगर मैं यहाँ पर रियोस्टेट लगा करके करंट को बढ़ाऊं घटाऊं, तो जब बढ़ाऊं घटाऊं करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा घटेगा, तभी वही चीज होगी। पास इलेक्ट्रिक करंट इन वन ऑफ देम और चेंज द करंट, और चेंज द करंट और स्टॉप द करंट, कुछ भी करें आप, और स्टॉप द करंट। Then an EMF is induced in the second coil. Then an EMF is induced in the second coil। समझ में आ रही बात? ये अपनी आप भी लिख सकते हैं आप लैंग्वेज। EMF induced in the second coil। This phenomenon of electromagnetic induction, this phenomenon of electromagnetic induction is called mutual induction। This phenomenon of Sir, can you please electromagnetic, repeat the definition? शुरुआत से कहाँ तक लिखा है साहब? In one of के बाद नहीं, वन इन वन ऑफ द, क्या लिखा आपने? if we place two coils next to each other and pass electric current in one of them और चेंज द करंट और स्टॉप द करंट, मतलब तीनों काम, पास करें, चेंज करें, स्टॉप करें, और चेंज द करंट और स्टॉप द करंट, ये किसमें कर रहे हैं? वन ऑफ द कॉइल, किसी एक कॉइल में। देन एन EMF इंड्यूस्ड, देन एन EMF is induced, EMF is induced in the second coil, EMF is induced in the second coil। This phenomenon of electromagnetic induction, this phenomenon of electromagnetic induction is called mutual induction। This phenomenon of this phenomenon, हाँ, यस क्या हो गया? सर, जो आपने पहले वो नहीं कराया था, जो पिछला वाला सर्किट P by Q is equal to R by S वाला, जिसमें आप समझा रहे थे कि A2 पहले क्यों खुलेगा, है ना सर? तो उसका रीजन यही है कि सडन बर्स्ट ऑफ करंट होगा, फिर P by Q R by S से फिर इक्वल नहीं होगा, मतलब स्टेबल नहीं रहेगा करंट, ये है रीजन। P by Q तो R by S तो इक्वल है ही है यस सर। भाई, रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा। एक्चुअली में जब करंट हम एकदम से बढ़ाएंगे तो उस वायर में, उस रेजिस्टेंस में हर जगह एक अपोजिंग करंट हो जाएगी, और वो अपोजिंग करंट को हम कहते हैं इंड्यूस करंट, जो P by Q R by S को कुछ नहीं देखता है, वो अपोज करना होता है। वो जहां भी रास्ता पाएगी वहां चल देगी, तो गैल्वेनोमीटर ब्रांच पे पाएगी तो वहां भी चली जाएगी वो, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इंड्यूस करंट की वजह से। K2 क्लोज रहेगा तो नीचे हाँ, वाला K2, अब K2 K1 अगर कंफ्यूज हो तो आप सेल ब्रांच और गैल्वेनोमीटर ब्रांच दो डायगोनल थे, तो हाँ कभी सर। कभी चूंकि डायग्राम बन के तो आता नहीं है, तो वहां पर वो कहेंगे सेल ब्रांच या गैल्वेनोमीटर ब्रांच, तो दो ब्रांच को याद रखिएगा, ठीक है। इंड्यूस करंट की वजह से होता है। क्या लिखा? EMF is induced in the second coil। This phenomenon of electromagnetic induction is called mutual induction। This phenomenon of electromagnetic induction is called mutual induction। इसी को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। This phenomenon of electromagnetic induction is called mutual induction।
Here the first coil is called primary coil. First coil is called primary coil, जिसमें हम change कर रहे हैं. And second coil is called secondary coil. First coil is called primary coil and second coil is called secondary coil. ठीक है. यानी चेंज करेंगे करंट का प्राइमरी कॉइल में और फ्लक्स में चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में. तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. ये हम लोगों के बीच में भी होता है. कभी आपके बगल से कोई निकल रहा हो और बढ़िया सा कंघा निकाल कर अपना बाल खींच रहा हो और आप उसके बगल से निकल जाएं, अब ऐसे देखेंगे हैं बड़े आए और आप भी अपना कंघा निकाल शुरू हो जाएंगे. वो चाहे हम ही हो, हम शुरू हो जाएंगे. भले हो ना हो अलग की बात है, जितने हैं उतने ही खींचना शुरू कर देंगे. ये म्यूचुअल इंडक्शन होता है. अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. अब देखो करंट किसमें पास होनी है? प्राइमरी कॉइल में. चेंज किसमें होना है? प्राइमरी कॉइल में. फ्लक्स किसमें मिलना है? सेकेंडरी कॉइल में. कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. तो अगर मैं मान लूं कि I1 बी द करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल, और N2 is the number of turns in secondary coil, and phi 2 is the flux linked with each turn of secondary coil. सेकेंडरी कॉइल के हर एक टर्न से फ्लक्स लिंक है phi 2. तो बताइए सेकेंडरी कॉइल में टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा? N2 phi 2. ये किसकी वजह से हो रहा है? I1 की वजह से. यानी ये प्रोपोर्शनेट होगा I1 की. तो जब हम N2 phi 2 इज इक्वल टू करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है M I1. M इज इक्वल टू N2 phi 2 अपॉन I1. इसी M को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. वही कॉन्सेप्ट है जो पहले वाले का था. पहले वाले में उसी में करंट थी, उसी में फ्लक्स था. इसमें करंट प्राइमरी है, फ्लक्स सेकेंडरी में. हियर M जो है, हियर M is coefficient of mutual induction. म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं. म्यूचुअल इंडक्टेंस का. अच्छा, इसकी डेफिनेशन सेल्फ इंडक्शन की हेल्प से बना लेंगे. अगर हम I1 को 1 मान लें तो M इज इक्वल टू N2 phi 2 हो जाएगा. तो आपने क्या देखा कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या है? टोटल फ्लक्स लिंकेज इन द सेकेंडरी कॉइल है, जबकि प्राइमरी कॉइल में यूनिट करंट फ्लो हो रही हो. समझ में आ रही बात? नोट करिए. एक टर्न और लेंगे. एक टर्न ही है. नेक्स्ट क्लास में एक लगभग खत्म हो जाएगा. मतलब लगभग क्या, खत्म ही हो जाएगा. थोड़ा बहुत समय बच जाएगा तो उसके बारे में हम वीडियो मेकर डिस्कस करेंगे अगर समय बच जाएगा. इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे आप या हम लिखवाएं? बिल्कुल लिख लीजिए. अच्छा, ये नोट करिए पहले. लिखा? सर एक सेकंड. लिखिए हैंस. इसके आगे लिखिए हैंस. द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स. दो कॉइल के बीच में हो रहा है. ऑफ टू कॉइल्स is equal to the number of magnetic flux linkages
equal to the number of magnetic flux linkages in one coil. Magnetic flux linkages in one coil when the unit current flows in the other. When the unit current flows in the other. तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? एक टर्न और हम पढ़ाएंगे इसको. Yes, sir. और कम से कम लगभग पूरा है, थोड़ा इसी बारे में बताना है आपको. और सेकंड नेक्स्ट टर्म पे हम कुछ पूछना भी चाहेंगे, आप लोग तैयार रखे बैठिएगा अपने आप को. ठीक है, गुड नाइट. सर क्या पूछना चाहोगे आप? अच्छा, हम हमारे अभी बता दें क्या पूछना चाहोगे आप. जो पढ़ा रहे हैं उसको कुछ भी पूछ सकते हैं. अच्छा, पढ़ के बैठिए. ठीक है. और काम कोई गाना सुनाओ, नहीं सर. तो जो मन होगा पूछेंगे, आप पढ़ के बैठिएगा. Thank you. Yes, sir. ओके, गुड नाइट.